आइए सुनते हैं आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास गोली का 10वां भाग। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, दीवान साहब का बड़ा लंबा चौड़ा और खूब संस्कृतमय कठिन सा नाम था। नाम के पीछे अय्यर की उपाधि थी। रियासत में सब लोग उन्हें दादा साहब कहते थे। यूं कहना चाहिए कि महाराजा के बाद सबसे अधिक रियासत में उन्हीं की तूती बोलती थी। पर उनका वो सारा दौर दौरा रियासत में ही था, रंग महल में नहीं। रंग महल की ड्योढ़ियों के भीतर जिस आदमी का अदल सर्वोपरि था, वो था लालजी खवास। पढ़ा लिखा तो कुछ ही था, किंतु बड़े बड़े राज्याधिकारियों के कान काटता था। महाराज पर उसका अबाध अधिकार था। रंग महल में स्याह सफ़ेद करने का उसे पूरा अधिकार था। उम्र उसकी 40 को पार कर गई थी। उसका सुडौल शरीर लोहे के समान मजबूत था। सिर के बाल और दाढ़ी मूछ वो सफाचट रखता था। सिर पर सफ़ेद पाग और अंग पर सफ़ेद अंगा, कमर में धोती और पैर में चमरौधी का देसी जूता। जीवन भर उसकी यही धज रही। रंग महल में भीतर बाहर आने जाने की उसे कहीं रोक टोक नहीं थी। रानी से लेकर अदना बांदियां तक उसके कृपा कटाक्ष की मोहताज रहती थीं। कोई भी काम हो, कठिन या आसान, उसे वो व्यक्ति चुटकियों में पूरा कर डालता था, बशर्ते कि उसकी मुट्ठी अच्छी तरह गर्म कर दी जाए। उसमें बहुत गुण थे, बहुत शक्ति थी। रियासत में केवल यही एक ऐसा आदमी था जिस पर न रेजिडेंट साहब बहादुर का बस चलता था, न दीवान साहब के अदल। जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर उसे देखते ही टोपी उतारकर गुड मॉर्निंग लाल साहब कहते थे, और अय्यर साहब सबसे पहले उसी का मिजाज हंसकर पूछते थे। लाल जी सबसे हाथ जोड़कर नम्रता से बात करता, दीवान साहब और रेजिडेंट को हुजूर कहता, महाराज को अन्नदाता, शेष सबका नाम लेकर पुकारता था। मुझे वो चंपाबाई कहता था। रानियों को उनका नाम लेकर रानी जी कहता था। अन्नदाता का वो हाथ पैर था। उसके बिना अन्नदाता का काम ही नहीं चलता था। बड़े से बड़े कठिन और असाध्य काम वो कर डालता था। वो कभी धैर्यच्युत नहीं होता था, कभी साहस नहीं खोता था। जनाब रेजिडेंट साहब बहादुर का पारा जब गर्म होता था और महाराज भी जब उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकते थे, अथवा दीवान साहब जब किसी बात पर अड़ जाते थे और महाराजा धीराज और उनके बीच कोई उलझन आ अटकती थी, तब लाल जी खवास का यही दमखम था कि वो इस मुश्किल को आसान करे। उत्सवों और जलसों का, नाच मुजरों का, शिकार का, दावतों का सारा प्रबंध लालजी ही करता। इसी से नाच मुजरे वाले रंडी भड़ुए कलावंत और दूसरे सब गरजू लोग उसी की सबसे पहले तलुए सहलाते थे। जब उसकी मुट्ठी गर्म हो जाती थी, तभी उनकी महाराज तक रसोई होती थी। जब लाट साहब का दरबार होता, या दशहरे का दरबार जुड़ता, या महाराज की वर्षगांठ होती, तब लालजी महाराज के पार्श्वभाग में गंभीर मुद्रा में खड़ा होता। नजरें गुजारी जाती और नज़र में आए रुपयों और अशर्फियों को लालजी सहेजता जाता था। अब उनकी गिनती कौन करता, कौन हिसाब किताब रखता था, कौन देखभाल करता था? लालजी ही उनका सर्वे सर्वा था। वो जितना चाहता जेब में रखता और जितना चाहता खजाने में जमा करता। बहुधा तो ऐसा होता था कि उसके कृपा पात्र उसी से रुपए अशर्फियां मांग कर महाराज को नजर देते। ये नजर भेंट भी बड़ी मजेदार चीज थी। महाराज सिर्फ अपने सेवकों की ही नजर कबूल करते थे, शेष जनों की नजर छूकर वापस कर देते थे। लालजी ही ये निर्णय करता था कि कौन कितनी नजर भेंट करे। लोगों के आने का अनुक्रम भी वही बनाता था। महलों में कितनी रानियां, बांदियां, परदायतें और गोलियां थीं, उन सभी की गुप्त प्रकट अच्छी बुरी इच्छाएं और आवश्यकताएं लालजी के ही द्वारा पूरी होती थीं। केवल उसकी मुट्ठी गर्म होनी चाहिए। अपनी सेवाओं की फीस लालजी रुपयों में नहीं, अशर्फियों में ही लेता था। रंग महल का एक भाग ड्योढ़ी कहलाता था। ये महल के भीतर ही रंग महल का एक पृथक हिस्सा था। रंग महल के इस भाग को
ऊंची दीवार बनाकर पृथक कर दिया गया था। वो ड्योढ़ी एक रहस्यपूर्ण स्थली थी। इसके भीतर लालजी का ही अबाध अधिकार था। मर्द के नाम से केवल लालजी खवास ही भीतर जा सकता था, दूसरा कोई नहीं। ड्योढ़ियों में 300 से अधिक स्त्रियां थीं। वहां की सभी बातें गुप्त रखी जाती थीं। राज्य की सातों जात की औरतें वहां पर थीं। रियासत की जिस किसी सुंदर स्त्री पर महाराज की नज़र पड़ जाए, वो ड्योढ़ियों में किसी न किसी भांति आ ही जाती थी। भले ही वो कुंवारी हो या विवाहिता, सधवा हो या विधवा, ब्राह्मण, ओसवाल, जैन और वैश्य लोग जो अपने को ऊंची जाति का कहते थे, उनमें अभी तक बाल विवाह का रिवाज है। उन दिनों बाल विवाह का ही राजस्थान में बोलबाला था। ये ऊंची जाति के लोग छोटी उम्र में लड़कियों का ब्याह तो कर देते थे, पर जब वो बाल विधवा हो जाती थी तब उनका फिर ब्याह नहीं हो सकता था। वो जीवन भर राण बनी बैठी रहती थी। बहुधा वो अनपढ़ होती थीं। राजस्थान में जब 10% पुरुष ही साक्षर नहीं, तब स्त्रियों की तो क्या ही बात। स्त्रियां तो 2% भी साक्षर नहीं थीं। अतः ये बाल विधवाएं बहुधा चरित्र भ्रष्टा हो जाती थीं। कुछ तो इस कारण और कुछ चरित्र भ्रष्ट होने के भय से ही विधवाओं का घर में रहना संकट और कठिनाई की बात समझी जाती थी। विधवाएं न तो किसी विवाह समारोह में भाग ले सकती थीं, न सुहागिनों के साथ हंस बोल सकती थीं, न अच्छा खा पहन सकती थीं। वो तो सदा विपाद की मूर्ति बनी घर में बैठी रहती थीं। स्वाभाविक था कि अपनी भाभियों और नंदों को हंसते बोलते और सज धज कर रहते देख वो कुढ़ती, कलह करती और रोती। इस प्रकार जिस घर में एकाध विधवा रहती, वो घर कलह, शोक और अशांति का अड्डा बन जाता था। फिर संयुक्त परिवार प्रथा, कहीं कहीं तो 3-4 या इससे भी अधिक विधवाएं एक ही घर में आ जुटती थीं। उनका जीवन में, गृहस्थी में, समाज में कोई उपयोग न था। वो सामाजिक जीवन की एक उलझन और मुसीबत बनी रहती थीं। इसी से लालजी ने ड्योढ़ियों की रचना करके अपनी रियासत की सब बड़ी जात वालों के लिए एक राहत का काम किया था। जिसका जी चाहे वो लालजी से दरख्वास्त कर सकता था कि वो अपनी विधवा बहू या बेटी को ड्योढ़ियों में भेजना चाहता है। लालजी आकर लड़की को देखता था। यदि वो सुंदर और जवान हुई तो फिर सौदा पटता था। एक अच्छी रकम लालजी की जेब में जाती थी और तब ड्योढ़ियों से रथ आता था। रथ पर बैठकर वो अभागिनी स्त्री सदा के लिए उस घर से विदा हो जाती थी, क्योंकि ड्योढ़ियों से भीतर कदम रखने के बाद कोई जीवित स्त्री बाहर नहीं आ सकती थी। ऐसा ही लालजी का अबाध शासन था। ड्योढ़ियों में इन स्त्रियों को नाचने गाने की शिक्षा दी जाती थी, अदब कायदे सिखाए जाते थे और अवसर आने पर उन्हें महाराजा धीराज की अंकशायनी बनाया जाता था। किसी किसी को केवल एक बार जीवन में ये सौभाग्य मिलता था। महाराजा धीराज जब अपने निजी शयन कक्ष में सोते थे, तब ड्योढ़ियों की इन अंतःवासिनियों को बारी बारी से महाराज की चरण सेवा में भेजा जाता था। ये अभागिनी औरतें लालजी को अपनी बारी के लिए रिश्वतें देती थीं। कभी कभी तो एक रात की बारी के लिए उन्हें अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना एकाध गहना भी दे डालना पड़ता था, जिसे लालजी निर्विकार स्वीकार कर लेता था और उस अभागिनी का नाम उस रात की अंकशायनी स्त्रियों में आ जाता था। इन स्त्रियों को राजा के शयनागार में बहुधा अति कुत्सित वातावरण का सामना करना पड़ता था। राजा शराब में बदहवास होकर बहुधा बेहोश पड़े रहते या कै करते रहते या गाली गुफ्ता बकते या मारपीट करते थे। खुश होने पर रुपए, अशरफी, जेवर बरसाते थे, जो कभी न कभी लालजी की ही जेब में पहुंच ही जाते थे। ड्योढ़ियों में इन स्त्रियों की दशा कैदियों के समान होती थी। उन्हें रूखा सूखा खाना मिलता, साल में केवल 2 जोड़ा वस्त्र मिलता। महाराज के पास जाने के समय जो पोशाक और गहने दिए जाते थे, वो सब उधार होते थे। वापस आने पर वो तुरंत उतार लिए जाते थे, जो दूसरे दिन दूसरी औरतों के काम आते थे। ऐसा ही नारकीय जीवन ड्योढ़ियों का था। बहुधा औरतें अफीम या अन्य विष खाकर मरती रहती थीं। ऐसी अपमृत्यु की घटनाएं तो यहाँ साधारण ही समझी जाती थीं।
इस प्रकार मरने वालियों को चुपचाप ठिकाने लगाने की विद्या में लाल जी और इस काम के लिए नियुक्त किए गए दूत बहुत दक्ष थे। केवल यही बात न थी कि ऐसी स्त्रियां ही ड्योढ़ियों में आती हों। महाराज की नज़र किसी बड़े घर की बहू बेटी पर पड़ गई तो महाराज के संकेत से, और लाल जी की नज़र पड़ गई तो बढ़िया माल महाराज को भेंट करने की नीयत से लाल जी गुप्त रूप से उस लड़की को उड़ा लाता था, जिस पर थोड़ा बावेला मचकर रह जाता था, क्योंकि वो स्त्री कहाँ गई इसका पता लगाना असंभव होता था। न पुलिस न राज्य का कोई विभाग इस मामले में दिलचस्पी दिखाता था, क्योंकि सभी जानते थे कि ये घटना ड्योढ़ियों से संबंधित है। ऐसे उपहार को पाकर महाराज प्रसन्न होकर लाल जी को इनाम इकराम देते थे। यही कारण था कि लाल जी महाराज की नाक का बाल बना हुआ था। मैं तो आगे बताऊंगी कि कैसे मुझे भी ड्योढ़ी का पुनीत प्रसाद मिला और मेरी हत्या के असफल षड्यंत्र में लाल जी को जेल हुई। पीछे महाराज की मृत्यु के बाद लाल जी की सब जोत खत्म हो गई, ड्योढ़ियां खोल दी गईं, औरतें बाहर कर दी गईं। लाल जी के घर से 2 करोड़ रुपयों की मोहर, अशर्फी और जवाहरात बरामद हुए। उस पर दर्जनों मुकदमे दायर किए गए, पर अपनी पूरी सजाएं भोगने के पहले ही लाल जी यमलोक को प्रस्थान कर गया। महाराजा धीराज का रनवास खूब गुलजार था। उसमें उस समय 250-300 स्त्रियां थीं। महाराज की 3 ब्याहता महारानियां थीं। बड़ी महारानी सब तरह से बड़ी थीं। वो एक बड़े राजा की बेटी थीं। उनकी उम्र हमारे महाराज से 30 बरस अधिक थी। जिस राजघराने की वो बेटी थी, उसी घराने की बेटियां इसी राजघराने में आती रही हैं। जब महारानी की उम्र ब्याह की थी और पूरी जवान थी, तब हमारे महाराज का जन्म हुआ था। उनके बढ़ने और जवान होने के इंतज़ार में वो कुंवारी बैठी रहीं। दूसरा कोई राजघराना ऐसा था ही नहीं जिसमें उनका ब्याह होता। अतः जब हमारे महाराज की उम्र 20 बरस की हुई, तब उनका ब्याह महारानी जी से हुआ। ब्याह के समय महारानी जी की उम्र 50 साल पूरी हो चुकी थी। आप मेरी बात पर हंस सकते हैं या आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबा सकते हैं, पर मैं जो बात कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। महाराज और महारानी के ब्याह को अब 20 बरस बीत गए थे। महारानी अब पूरे 70 साल की थीं, पर वो बड़े डील डॉल की, हट्टी गट्टी और खूब मजबूत और तंदुरुस्त थीं। हमारे महाराज को वो अब भी अपनी बगल में दबा कर उठा सकती थीं। रंग महल का सबसे भीतरी जनाना महल उनके तहत था। सुना था उनके पास लाखों के हीरे, मोती, जवाहरात और नकदी थी, जिस पर वो महाराज को दांत नहीं गढ़ाने देती थीं। पर साथ ही ये भी सुना था कि आड़े वक्त पर उन्होंने रियासत की अनेक बार बहुमूल्य मदद की थी। आखिर बड़े राजा की बेटी थीं। वो महाराजा धीराज की नाम मात्र की धर्मपत्नी थीं। शरीर संबंध उनका कदाचित महाराज से हुआ ही नहीं। महाराज उनसे डरते भी बहुत थे। महाराज ही क्यों, महाराज की माता, दीवान साहब और जनाब रेजिडेंट बहादुर भी उनसे डरते थे। वो जब भी चाहती उन्हें बुलाकर उनसे जवाब तलब करती थीं। जवाहरात पहनने का उन्हें बड़ा शौक था। वो सिर से पैर तक हीरे मोती के गहने लाद कर ठाठ से बाहर निकलती थीं। बाल उनके सन के समान सफ़ेद हो गए थे, पर चेहरे पर वही तेज था। आंखें खूब बड़ी और पलकें भारी थीं। रंग गोरा था। कभी वो निश्चय ही बड़ी सुंदर रही होंगी। महाराज की मातुश्री भी अभी जीवित ही थीं। वो माजी साहिबा के नाम से रंग महल में विख्यात थीं, परंतु महारानी जी से माजी भी डरती थीं। महारानी साल में एक बार माजी साहब के चरणों में ढोक देने उनके महल में जाती थीं। तब माजी साहब खड़ी होकर उन्हें ताजीम देती थीं और मसनद पर दाहिनी ओर बिठाती थीं। एक भारी जोड़ा और बहुत से जवाहरात सिरोपा में देती थीं, अशर्फियाँ लुटाती थीं। ये सम्मान किसी और दूसरी रानी को प्राप्त नहीं था। माजी साहब कहने को ही माजी थीं। उनकी उम्र महारानी से बहुत कम थी, यहाँ तक कि वो उम्र में महाराज से भी छोटी थीं। महाराज अब 40 को पार कर रहे थे, पर माँ जी साहिबा अभी 30 की ही ड्योढ़ी पर झांक रही थीं।
बात ये भी थी कि स्वर्गीय बड़े महाराज ने बुढ़ापे में 72 वर्ष की आयु में उनसे ब्याह किया था। वो राज्य के एक ठिकानेदार की बेटी थी, जैसे कुंवरी थी। उनके रूप माधुरी पर मोहित होकर बड़े महाराज ने उनके पिता से नारियल भेजने का अनुरोध किया था। ब्याह के बाद दूसरे ही साल उनका स्वर्गवास हो गया था। माजी साहिबा की उम्र उस समय केवल 13 बरस की थी। वो दूध के समान निष्पाप थीं, केवल फेरों की गुनहगार, किंतु सच्चे अर्थों में कुमारी। इसमें आश्चर्य की और अनहोनी बात क्या थी? राजस्थान में तो ऐसी दुधमुही विधवाओं की उन दिनों घर घर भरमार थी। इस समय जबकि महाराजा धीराज के माथे पर चांदी के तार उगाए थे और महारानी साहिबा हिमालय की चोटी के समान धवल केश धारण कर रही थीं। माजी के यौवन पर दोपहरी छा रही थी। वो व्रत पूजा उपवास करती और न जाने क्या क्या वैधव्य के धर्म निभाती थीं। मैं कलमुही अपने रूप पर घमंड करती थी, पर जब मैंने माजी साहिबा के दर्शन किए तो मेरा सारा गर्व धरा रह गया। वो चांदी के समान शुभ्र मस्तक, वो भ्रूभंग मदभरी चितवन, वो प्रेमा मंत्रण सा देते हुए उत्फुल्ल ओष्ठ, वक्ष का वो उभार, वो गरिमा भरी हथनी की सी चाल, भला मैं कहाँ से लाऊं? परंतु विधि विडंबना कहिए या राज जीवन की विशेषता कहिए, वो विधवा हैं, माँ साहिबा हैं। महारानी तो उनकी दादी सी लगती हैं। और जब महारानी 70 वर्ष के शरीर को नख-शिख तक हीरे मोतियों से लाद कर, पोर पोर में आभूषण धारण करके, यहाँ तक कि पैरों में भी मोतियों के पाजे पहनकर निराभरण वैधव्य वेश धारिणी, किंतु यौवन से दैदीप्यमान्य माँ साहिबा के समक्ष जाकर तनिक झुककर ढोक माजी साहिब कहती हैं, तब कैसा अद्भुत लगता है। भला सोचिए तो, विधाता के इस मस्खरेपन का वो राजा महाराजाओं, रानी महारानियों तक के भाग्य से मस्खरी किए बिना नहीं रह सकता। महारानी साहिबा पर्दे की इस समय भी बहुत पाबंद थीं। बंद जनानी गाड़ी से जब वो बाहर निकलती थीं, तब सड़क पर आवागमन का निरोध हो जाता था। लोग जहाँ के तहाँ थम जाते थे। वो जब रंग महल के बाहर निकलती थीं, तब प्रत्येक छोटा बड़ा पुरुष कर्मचारी दीवार की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता था। यदि किसी ठौर ठिकाने वो जाती थीं, तो बड़ा प्रबंध करना पड़ता था। ठिकाने के सब दास दासी नौकरों को घर से निकाल दिया जाता था। महारानी की खास सेविकाएं उस ठिकानेदार रईस के घर पर कोने कोने में दखल जमा लेती थीं। बाहर महारानियों के ही आदमियों का पहरा पड़ जाता था। तब महारानी उस घर में प्रविष्ट होती थीं। प्रविष्ट होने पर घर की ड्योढ़ियों में ताला डाल दिया जाता था। क्या मजाल, कोई पंछी भी वहां पर मार सके। आजकल की बहनों को ये सब सुनकर हंसी आ रही होगी। क्यों ना आए भला। वो ठहरी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर खटाखट करती हुई सिनेमा वाली 20वीं शताब्दी की कल्चर्ड पढ़ी लिखी महिलाएं। पुराने जमाने की रानियों के रहन सहन को उन्होंने देखा नहीं, पर अभी तो और सुनिए। दूसरी रानी भटानी रानी के नाम से रंग महल में प्रसिद्ध थी। वो भी एक राजा की बेटी थी। इनके पिता थे तो छोटे से राजा, पर बड़े भारी विद्वान और नए ढंग के थे। अधिकांश समय विलायत में रहते थे। दैव दुर्भिक्ष पाक से इस रानी को गैंग्रीन की बीमारी थी। ये भी एक प्रकार का गलित कुष्ठ है। कुष्ठ के साथ तपेदिक का मिश्रण भी कहिए। दाहिने पैर की 2 उंगलियां कतई गल गई थीं। वो जख्म अब भी भरा नहीं था। सैनिटोरियम में वर्षों से पड़ी थीं। लौटकर जीवित महल में आने की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनके अंग गलते ही जा रहे थे। सुना था सूख कर कांटा हो गई थीं, पर अभी चित्रगुप्त का खाता पूरा नहीं हुआ था। पूर्व जन्म के जिस पुण्य प्रताप से वो महारानी बनी थी, उसका भोग अभी शेष था, सो वो इस प्रकार इसे भोग रही थीं। गत 2 वर्षों से तो महाराज ने उन्हें देखा भी नहीं था। विवाह उनका बड़ी धूमधाम से हुआ था। 7 लाख का टीका उनके पिता ने दिया था। अब भी प्रतिवर्ष 1,50,000 लाख की भेंट भलाई महाराज को उनके पिता भेजते ही रहते थे। तीसरी रानी कुंवरी की ही भांति एक ठिकानेदार की बेटी थी। ठिकाना छोटा था। रानी जी जरा वजनी थी, केवल 3 मन 10 सेर।
ठिगनी भी बहुत थी, पढ़ी लिखी थी, उपन्यास पढ़ने का शौक था, खूब गोरी चिट्टी थी, मगर मिजाज की तीखी, आराम से पलंग पर पड़ी रहती थी। महाराज से उनकी बनती नहीं थी। सौतों को वो फूटी आंख नहीं देख सकती थी। महाराज को घोलकर पी जाना चाहती थी। महाराजा धीराज उनसे घृणा करते थे, दूर भागते थे। उनके महल में महीनों बरसों नहीं फटकते थे। जब भी पधारते कोई न कोई हंगामा उठ खड़ा होता था। बहुधा मारपीट भी हो जाती थी। रानियों के अतिरिक्त 4 परदाइतें भी थीं। उनमें 2 वेश्याएं थीं, एक मुसलमान, दूसरी बेड़िन। दोनों को महाराज ने पैर में सोना दिया था। दोनों सुंदर और गाने बजाने में प्रवीण थीं। दूसरी दोनों मेरी ही भांति गोलियां थीं। उन्हें हाल ही में पर्दे में डाला गया था। एक कुछ पढ़ी लिखी थी, दूसरी एकदम पढ़ पत्थर, साधारण सुंदरी थी। एक दूसरी रानी के साथ दहेज में आई थी, दूसरी इसी ठिकाने की थी। कभी ये दोनों महाराज के बहुत मुंह लगी थीं, अब उनकी उतरती बहार थी। और बांदी गुलाम बहुत थे। बहुत सी कंचनियां, बेड़नियां आदि आती जाती ही रहती थीं। कहाँ तक उनकी गिनती की जाए। गरज महाराजा धीराज का रनवास खास गुलजार था। जैसा कि मैंने पहले बताया, उसमें रानी, बांदी, खवास, गोली, गुलाम सब मिलाकर 200-250 स्त्रियां थीं, जिसमें से बहुतों को महाराजा धीराज पहचानते भी नहीं थे। दाता के लौट जाने के बाद 9 दिन मेरे यूं ही सन्नाटे में बीत गए। हम लोग, मैं और केसर, पिंजरे में बंद पंछी की भांति अपने महल में पड़े छटपटाते रहे। न हम में से कोई अपने महल से बाहर जा सकता था, न कोई समाचार ही रंग महल का हमें मिलता था। मैं ऊब रही थी और दिन पहाड़ के समान कटता था। केसर धैर्य बंधाती थी, पर मन कुछ अजीब उड़ा उड़ा सा हो रहा था। ड्योढ़ी पर पहरा था। 4 गोरखे खुकरी लिए दिन रात घूमते रहते थे। मैं कुंवरी के लिए अधमरी हो रही थी। न जाने उन पर कैसी बीत रही होगी। केवल किसुन को बाहर जाने की अनुमति थी, पर कुंवरी के हाल चाल तो वो भी नहीं बता सकता था। उसका कहना था, उन्होंने रंग महल लगभग सारा ही खाली कर दिया है, केवल 2 कमरे अपने कब्जे में रखे हैं। भूर सिंह उनकी ड्योढ़ी पर हाजिर रहते हैं। दरबार एक बार रंग महल में उनकी अनुमति से गए थे। नई रानी ने खड़े होकर केवल उनको ताजीम दी, और जब महाराज ने उनसे पूछा कि किसी बात की तकलीफ तो नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं, तब उन्होंने केवल नहीं कहकर मौन धारण कर लिया। बातचीत दरबार से हुई ही नहीं। वो खींचकर चले आए। इधर 4 दिन से तो किसुन का भी पता न था। वो एक प्रकार से मेरी ही चाकरी में था, पर न जाने क्यों बिना मेरी अनुमति या पूर्व सूचना के एकाएक लुप्त हो गया था। उसके न आने से तो हम अंधकूप में गिर गए थे। भांति भांति के विचार मन में आते थे, पर कुछ अकल काम न करती थी। यूं खाने पीने और दूसरी किसी वस्तु की हमें कोई तकलीफ न थी। दरोगा दोनों वक्त सलाम करता था और आवश्यकता की बात पूछता, पर और कोई बात न बताता था। मैं कभी कभी रोने लगती तो केसर ढांढस बंधाती थी, पर मेरा मन उड़ा उड़ा रहता था। मैं सोचती थी, क्या इसी भांति ये उम्र भर की कैद काटनी होगी। 10वें दिन तीसरे पहर किसुन आया। वो बहुत व्यस्त था। उसने कहा, दरबार की खिदमत में चलना होगा। उन्होंने सरकार को याद फरमाया है। उसने दासियों बांदियों को आवश्यक आज्ञाएं दी। केसर से उसने अधिकारपूर्ण रीति से कहा, सरकार को श्रृंगार कराकर तैयार करा दिया जाए। मेरा श्रृंगार होने लगा। कैसे तमाशे की बात थी। मन तो मेरा मिट्टी हो रहा था। मुझे गढ़ी की मुलाकात भी याद आ रही थी, और उस दिन सुहागरात की मुलाकात भी। मैं सोच रही थी, अब ये आज की मुलाकात न जाने कैसी होगी। फिर मर्जी का तो कोई सवाल ही न था। मैं इनकार करने का अधिकार ही नहीं रखती थी। पर सच बात तो ये थी कि मैं अब राजा से घृणा करती थी। उनके पास जाना नहीं चाहती थी। रह रह कर मुझे उनकी उस दिन की घिनौनी मूर्ति याद आ रही थी। इसके अतिरिक्त कुंवरी की याद आते ही मेरा रक्त ठंडा हो जाता था। कैसा श्रृंगार, कैसा चाव, कैसा उत्साह। मैंने केसर से कहा, केसर तू कह दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
मैं दरबार की खिदमत में जाने योग्य नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। परंतु केसर ने कहा, ये ठीक न होगा। उसने बहुत ऊंच नीच समझाकर मुझे अपनी स्थिति का भान कराया। फिर भी मैंने किसुन से कहा, किसुन, क्या मुझे वहां जाना ही होगा? उसने हंसकर कहा, हाँ सरकार, आप चिंता न करें, मैं तो आपकी खिदमत में हाजिर हूं ही। आप झटपट तैयार हो जाएं। मैंने कहा, यदि आज न जाऊं तो? ये कैसे हो सकता है भला? इतने दिन में आज ही अन्नदाता का चित्त ठीक हुआ है। वो नई रानी के महल में पधारे थे। कदाचित आपसे कोई बात कहनी हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है। उनका हुक्म बजा लाना ही मुनासिब है सरकार। इसी में सरकार की भलाई है। मैंने फिर नानुकुर नहीं की। केसर ने दासियों की सहायता से मेरा विविध श्रृंगार किया। किसुन ने भी काफी सहायता की। किसुन मर्द था, पर अपनी चाकरी में था, उससे पर्दा होता ही न था। फिर वो मुझे प्रिय लगता था। वो बड़ा बुद्धिमान भी था। कदाचित मुझे प्यार भी करने लगा था, और मैं तो पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ कि मैं उससे प्रीत करती थी। पर मुझे क्या मालूम था कि आगे उसके साथ मेरे कुछ और ही संबंध होने वाले हैं। मैं उस पर निर्भर थी। उस पर निर्भर रहना ही मैंने निरापद समझा। श्रृंगार पटाल से लैस होकर मैं चली सुखपाल पर बैठकर। केसर इस बार मेरे साथ नहीं थी। किसुन ने उसे रोक दिया। अकेला वही मेरे साथ था। इस समय सांझ का झुटपुटा हो चला था। दिए जल चुके थे और मुझे गढ़ी की वो संध्या याद आ रही थी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए गोली का अगला भाग।